प्यारे बच्चों, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने क्लास 12 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर बनाया है और इसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सैंपल पेपर सीबीएसई ने जारी किया था। एक खास बात इस प्रैक्टिस पेपर की है कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है और यदि आपने इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से याद कर लिया तो यकीन मानिए इन प्रश्नों में से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर प्रश्न मिलेंगे। इसलिए इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से याद करिए। एक बार जल्दी से मैं आपको इंस्ट्रक्शंस इसके बता देता हूं। ये देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि 2 घंटे का समय आपको मिलेगा और 40 नंबर का एग्जाम होगा। दूसरी बात यह कि अगर हम सामान्य निर्देशों की बात करें तो खंड क में 1 से 4 आपके पास लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो 3 अंकों के होंगे और इनका उत्तर आपको अधिकतम 80 शब्दों में देना है। खंड ख में क्वेश्चन नंबर 5 से 7 होगा और ये 6 मार्क्स के होंगे। 150 to 200 वर्ड्स में इसका आंसर आपको देना है। खंड ग में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 होगा जो केस आधारित प्रश्न होंगे और ये 4-4 अंकों के प्रश्न होंगे इसमें। और खंड घ जो प्रश्न संख्या 10 होगा उसमें 2 नंबर का मानचित्र होगा। तो शब्दों का ध्यान रखना है और अंकों का ध्यान रखना है। अब जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो इस प्रैक्टिस पेपर में इंक्लूड किया गया है उनको देख लेते हैं। ये देखिए, सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन होंगे जो 3-3 नंबर के होंगे, जिसमें पहला जो सवाल है आप देख सकते हैं, संविधान सभा के सामने प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था? Describe any 3 ideals which were emphasized in the objective resolution of the Constituent Assembly। देखिए, ये 3 नंबर का सवाल है और संविधान सभा के सामने प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के आदर्शों के बारे में है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में आजाद भारत के मूल आदर्शों की रूपरेखा पेश की गई थी। मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से उस फ्रेमवर्क को प्रस्तुत किया गया था जिसके अनुसार संविधान निर्माण का काम आगे बढ़ेगा। इस प्रस्ताव में यह भी सुनिश्चित किया गया था कि समस्त भारत के लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा, अवसर और न्याय की समानता प्राप्त होगी। अभिव्यक्ति, उपासना और व्यवसाय इत्यादि की मौलिक स्वतंत्रता सबको मिलेगी। अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के जनजातियों के लिए उनकी रक्षा के लिए भी प्रावधान बनाया जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कुल 5 पॉइंट इसमें हैं। कोई भी 3 पॉइंट आप लिख दें, आपको 3 में 3 नंबर मिल जाएंगे। अगला जो सवाल है ये देखिए, यहां पर आपको चॉइस मिलता है। पहला इसमें जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का कि साहूकारों, जमींदारों और औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध संथाल विद्रोह के 3 कारणों का परीक्षण कीजिए। संथाल विद्रोह क्यों हुआ ये आपको बताना है। एग्जामिन द कॉजेज ऑफ संथाल रेवेलियन अगेंस्ट मनी लेंडर्स, जमींदार्स एंड द कॉलोनियल स्टेट। और इसके अथवा में प्रश्न है कि इस्तामरारी बंदोबस्त लागू होने के बाद जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बार बार कोताही करते रहे और राजस्व की बकाया रकम बढ़ती गई। उक्त कथन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
After the permanent settlement, however, zamindars regularly failed to pay the revenue demand and unpaid balance accumulated. Critically analyze the statement. ये दो प्रश्न हैं, एक ही चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 10 से है। अब इसका पहले तो पहले का उत्तर देख लेते हैं और फिर उसके बाद दूसरे का देखेंगे। ये देखिए, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखें तो पेज नंबर 272 के ऊपर इसका उत्तर आपको मिलेगा। संथाल विद्रोह के कई कारण थे, जिसमें पहला कारण तो यही था कि ब्रिटिश सरकार संथालों की कृषि भूमि पर भारी भू राजस्व लगा रही थी। दूसरा यह था कि साहूकार, जिनको कि दीकू भी कहते थे, बहुत ही ऊंची ब्याज दर पर इनसे पैसे वसूलते थे और यही दीकू इनके जमीनों पर कब्जा भी करते जा रहे थे। तीसरी बात यह थी कि जमींदारों, साहूकारों और ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा दामिन इकोह का इलाका जो संथालियों के लिए निश्चित किया गया था, उसका बार बार अतिक्रमण भी किया जा रहा था। आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि जो इंपॉर्टेंट जो वैल्यू वर्ड्स हैं उनको मैं हाईलाइट करता चल रहा हूं। इन वर्ड्स को आपको अपने आंसरों में अंडरलाइन कर देना है, क्योंकि इवैल्यूएटर इन्हीं वर्ड्स को ढूंढता है। अगर ये आपने प्रॉपर तरीके से लिख दिया, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और 1855 से 1856 तक इनका जो विद्रोह था वो भागलपुर में राजमहल की पहाड़ियों में चलता रहा। तो ये 4 पॉइंट आपके पास हैं, कोई भी 3 पॉइंट आप लिख दीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब जो दूसरा प्रश्न था इसके अथवा में कि क्यों बार बार जमींदार राजस्व का पेमेंट नहीं कर रहे थे अंग्रेज सरकार को, इसके क्या कारण थे? तो कई कारण थे इसके। सबसे पहले, राजस्व की मांग बहुत ही ऊंची थी, इसलिए ये लोग उसको पे नहीं कर पा रहे थे। दूसरी बात कि जब उपज की कीमतें नीची हो जाती थी तो उनके लिए कर चुकाना मुश्किल हो जाता था। तीसरी बात यह थी कि राजस्व का जो दर था वो भी असमान था और सूर्यास्त विधि कानून के अंतर्गत आपको पता है कि यदि समय पर सूर्यास्त से पहले राजस्व नहीं जमा किया जाता था तो उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। जमींदारों की शक्ति भी सीमित कर दी गई थी। जमींदार पहले सैनिक रखते थे, लेकिन अब उनकी सैनिक टुकड़ियों को भंग कर दिया गया था और जमींदारों के लिए अपनी रैयतों से भी कर वसूली में दिक्कत आ रही थी। तो जब तक रैयत जमींदार को कर नहीं देंगे, रेंट नहीं देंगे, तब तक जमींदार राजस्व कैसे जमा करेगा? तो इस तरह से ये 7 पॉइंट आपके पास है, कोई भी 6 पॉइंट लिख दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि चूंकि 150 से 200 शब्दों में कई बार जो 6 नंबर के प्रश्न होते हैं उनको एक्सप्लेन करना होता है, और अगर 3 नंबर का सवाल है तो 80 वर्ड में आपको लिखना होता है, तो थोड़ा बहुत 2-3 लाइनों में इसको एक्सप्लेन भी जरूर कर दें। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कोई अथवा नहीं मिलेगा और प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में भारतीय समाज के सभी तबकों में एकता और सह अस्तित्व का आह्वान किया जाता था। एकता के लिए उनके द्वारा अपनाए गए किन्हीं 3 तरीकों की व्याख्या कीजिए। यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, इसके लिए क्या प्रयास किए गए, और यह भी देखिए 3 नंबर का सवाल है। The 1857 rebel proclamations repeatedly appealed to all the sections of the Indian population for unity and coexistence under the Mughal Empire. Explain any 3 ways adopted by them for unity. तो एकता के जो प्रयास किए गए थे वो आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। ये देखिए, घोषणाओं के द्वारा सभी लोगों से बिना जाति और धर्म का भेद किए विद्रोह का आह्वान किया जाता था। यानी कि जाति और धर्म की तो चर्चा ही नहीं की जाती थी, क्योंकि ये सीधी लड़ाई थी अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें मुसलमान और हिंदू दोनों शामिल थे। मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की ओर से की गई घोषणाओं में हिंदुओं की भावनाओं का विशेष ख्याल रखा जाता था, ताकि हिंदुओं की भावनाओं को
ठेस न पहुंचे। और इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया गया जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समान लाभ और हानि था। यानी कि अंग्रेज अगर देश से भागेंगे तो हिंदू मुसलमान दोनों का फायदा होगा, यदि नहीं भागेंगे तो दोनों ही गुलाम रहेंगे। और चौथा पॉइंट कहता है कि इस्तिहारों में अंग्रेजों से पहले के अतीत की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता था। जैसे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत धार्मिक सहनशीलता की नीति के कारण सभी समुदायों में सह अस्तित्व की भावना की प्रशंसा की जाती थी। तो तब अंग्रेजों से पहले यदि धार्मिक सहनशीलता थी और सह अस्तित्व के साथ दोनों समुदाय के लोग रह सकते थे, तो अंग्रेजों के जाने के बाद भी हम रह सकते हैं, ये फीलिंग हिंदू और मुसलमान दोनों में दी जाती थी। और पांचवा पॉइंट कहता है कि बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणाओं में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में सम्मिलित होने का आह्वान किया गया। तो मोहम्मद के नाम पर मुसलमान और महावीर के नाम पर हिंदू जब इस लड़ाई में लड़ेंगे एक साथ मिलकर, तो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना बहुत आसान हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था। ये 5 पॉइंट हैं, कोई भी 3 पॉइंट आप लिख दीजिए, आपको पूरे अंक मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहां भी आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपको हल करने ही हैं। चंपारण, खेरा और अहमदाबाद में की गई गांधी जी की पहल ने किस प्रकार उन्हें एक ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभारा जिसमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी? हाउ द इनिशिएटिव्स इन चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद marked Gandhiji out as a nationalist leader with deep sympathies for the poor? ये प्रश्न है और इस प्रश्न के उत्तर में आपको अहमदाबाद, चंपारण और खेरा में उनके द्वारा किए गए कार्यों को एक्सप्लेन करना है। तो ये देखिए, ये इसका उत्तर है कि चंपारण में किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा और अपनी पसंद के फसल उपजाने की आजादी दिलाने के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था। खेरा में फसल चौपट हो जाने पर राज्य की ओर से किसानों के लगान को माफ करवाने के लिए उन्होंने सत्याग्रह की। और अहमदाबाद में कपड़ा के मिलों में काम करने वाले कामगारों के लिए बेहतर स्थितियों की उन्होंने मांग की और इन सब कारणों से उनको अत्यधिक प्रसिद्धि मिली, जिसके कारण एक तो वो एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभरे और साथ ही उनकी ऐसी छवि भी बनी कि चाहे चंपारण के किसान हो या खेरा के किसान हो या अहमदाबाद के कपड़ा मिलों के वर्कर्स हो, गरीबों के प्रति उनकी गहरी सहानुभूति थी। तो 4 पॉइंट यहां लिखा गया है, कोई 3 पॉइंट आप लिखिए, आपका उत्तर कंप्लीट माना जाएगा। तो ये 4 जो प्रश्न हैं ये चैप्टर नंबर खंड ए सेक्शन ए से हैं। और इसके बाद खंड खा देखिए, यहां सेक्शन बी है। पहला सवाल, 1857 के विद्रोह के बारे में चित्रों से क्या पता चलता है? इतिहासकार इन चित्रों का विश्लेषण किस प्रकार करते हैं? यह प्रश्न है, कोई ऑप्शन नहीं है इस प्रश्न में आपको। और ये देखिए 6 नंबर के 3 प्रश्न होंगे, 18 नंबर का कुल सवाल होगा सेक्शन बी में। What do the pictures reveal about the revolt of 1857? How do historians analyze these paintings? ये प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर ढूंढते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा विद्रोह की कई तस्वीरें, पेंसिल से बने रेखा चित्र थे, स्क्रीन से बने हुए चित्र थे, पोस्टर और कार्टून थे। इनसे विद्रोहियों के बारे में जो छवियां गढ़ी गई थी उनके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे
इन चित्रों में ब्रिटिश रक्षकों का अभिनंदन करते हुए दिखाया गया है और अंग्रेज नायकों का गुणगान करते हुए दिखाया गया है। टॉमस जॉन बार्कर्स ने एक चित्र बनाई थी जिसका नाम था द रिलीफ ऑफ लखनऊ। इसमें कैंपबेल के आगमन पर जश्न मनाने का दृश्य है, जो यह भी दर्शाता है कि लखनऊ में ब्रिटिश सत्ता और नियंत्रण पुनः स्थापित हो चुका था। और कुछ चित्रों में विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की दुर्दशा को भी दर्शाया गया है। जैसे जोसेफ नोएल पेटन ने एक चित्र बनाई थी जिसका नाम था इन मेमोरियम, और इस चित्र में विद्रोहियों की हिंसा और बर्बरता का प्रदर्शन है। इसके अतिरिक्त कुछ अलग चित्र हैं, जैसे मिस व्हीलर का चित्र है जो विद्रोहियों का सामना कर रही है बड़ी ही वीरता के साथ, जिसमें धरती पर बाइबल पड़ी है। और अंग्रेज महिलाओं के संघर्ष का चित्रण, धर्म की रक्षा का संघर्ष, इन चीजों को इन चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। साथ ही इन चित्रों में अंग्रेजों के द्वारा विद्रोहियों से प्रतिशोध की भावना और उनको सबक सिखाने की भावना भी पनपती है। जैसे एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लिए हुए महिला का आक्रामक चित्र। पेशावर में विद्रोहियों को खुलेआम मृत्युदंड दिए जाने का चित्र, जिसमें उनको तोपों से उड़ा दिया गया था, या फिर विद्रोहियों को मौत के घाट उतारने का चित्र। ये सब अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में दर्शाया जाता था ताकि लोगों में दहशत और डर फैल जाए। कनिंघम को एक भव्य और नेक वृद्ध के रूप में दर्शाया गया और उसका मजाक उड़ाया गया, जिसका मतलब यह था कि प्रतिशोध की आग में जल रहे अंग्रेजों के लिए दया का कोई स्थान नहीं है और विद्रोहियों के साथ सख्ती का व्यवहार होना चाहिए। यह अंग्रेजों का पॉइंट ऑफ व्यू था। अंग्रेज किस तरह से चित्र बनाते थे और किस तरह से विद्रोहियों को दर्शाते थे। लेकिन वहीं पर राष्ट्रवादी दृश्य भी हैं, जिनमें कि राष्ट्रवादी जो चित्र बनाए गए थे उसमें 1857 ईस्वी की क्रांति को भारतीय स्वाधीनता के प्रथम संग्राम के रूप में दर्शाया गया था। और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, जब सुभद्रा कुमारी चौहान ऐसी कविताएं लिखती हैं, तो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से हमें अपने पूर्वजों पर बहुत गर्व होता है। तो इस तरह से ये 8 पॉइंट हैं। राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना का जो चित्र है, ये वाला पॉइंट आप जरूर लिखिएगा। बाकी ऊपर जो 7 पॉइंट है उनमें से कोई भी आप 5 पॉइंट लिख देंगे तो पूरे 6 नंबर आपको मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो गांधी जी से लेकर के है, और इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन है। देखिए, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप एक जन आंदोलन के रूप में बदल दिया। सोदाहरण कथन की व्याख्या कीजिए, यानी कि यहां पर आपको उदाहरण देना है। गांधी जी ट्रांसफॉर्म द इंडियन नेशनल मूवमेंट इनटू मास मूवमेंट। इल्यूसिडेट द स्टेटमेंट विथ सुटेबल एग्जांपल्स। और दूसरा है कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए गांधी जी द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ 1929 लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। डिस्कस द गाइडलाइंस लेट डाउन बाय गांधी जी टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 जनवरी 1930। तो ये देखिए, पहले तो गांधी जी के बारे में दोनों ही प्रश्न हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि गांधी जी की भाषा और उनकी सादगी ने उन्हें जनता से जुड़ने में मदद किया। दूसरा, पोशाक और जीवन शैली में भी वह आम लोगों से काफी जुड़े हुए थे। अहमदाबाद, खेरा और चंपारण में उन्होंने 3 जन आंदोलन किया जिसमें सभी वर्गों ने भाग लिया। उनके आह्वान पर छात्रों ने सरकार द्वारा संचालित स्कूलों और कॉलेजों में जाना बंद कर दिया। वकीलों ने सरकारी अदालतों में जाने से इनकार कर दिया।
मजदूर वर्ग ने हड़ताल की, जनजातियों ने वन कानूनों का उल्लंघन किया, हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया गया और स्वशासन की अवधारणा को बढ़ावा दिया गया और सत्याग्रह को काफी लोकप्रिय बनाया गया। अहिंसा काफी लोकप्रिय हुआ गांधी जी के कारण। स्वदेशी का उपयोग और विदेशी का बहिष्कार पर काफी जोर दिया गया, जिससे कि लोग काफी आकृष्ट हुए उनकी तरफ। चरखे के माध्यम से आत्मनिर्भरता के ऊपर जोर दिया गया। छुआछूत के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया। महिलाओं की स्थिति में सुधार की उन्होंने काफी कोशिश की। देश के विभिन्न हिस्सों में कांग्रेस की नई शाखाएं स्थापित की गईं और रजवाड़ों में प्रजामंडलों की स्थापना की गई। बहुत सारे जो प्रतिभाशाली भारतीय थे, जैसे महादेव देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालचारी, ये विभिन्न क्षेत्रों से आते थे, विभिन्न धार्मिक परंपराओं से आते थे, लेकिन इन सबको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ दिया गया। तो ये कुल 15 पॉइंट हैं। आप कोई भी 6 पॉइंट जो आपको अच्छी तरह याद हो इनमें लिख सकते हैं। और दूसरा जो प्रश्न था इसके अथवा में, लाहौर अधिवेशन का इंपॉर्टेंस, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये हुई कि नेहरू जी को इस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, जो कि युवा पीढ़ी के नेतृत्व का प्रतीक था। इस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई और 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति के गीत गाए गए और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये और बात है कि तब स्वतंत्रता मिली नहीं थी। गांधी जी के अनुसार स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा सभी गांवों में, सभी शहरों में और पूरे देश में एक ही समय संगोष्ठियों के माध्यम से होना चाहिए था। समारोह की शुरुआत में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना चाहिए। दिन में रचनात्मक कार्य जैसे सूत की कताई करना, अछूतों की सेवा करना, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास करना, ये सब किया जाना था। और गांधी जी ने कहा कि लोगों को यह भी प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि भारतीय लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है और कोई भी सरकार इन अधिकारों से उन्हें वंचित नहीं कर सकता। अगर कोई सरकार इसका दमन करती है तो जनता को इसे बदलने या समाप्त करने का भी अधिकार है। तो इस तरह से ये कुल 8 पॉइंट हो गए। आपको कोई भी 6 पॉइंट लिखना है जो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएं। और यहां पर मैं ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, मुगल शासकों को शक्ति सीधे ईश्वर से मिलती थी। दैवीय प्रकाश के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए इस कथन की युक्ति संगत पुष्टि कीजिए। द पावर ऑफ द मुगल किंग्स केम डायरेक्टली फ्रॉम गॉड, लॉजिकली कोलैबोरेट द स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइन लाइट। और दूसरा प्रश्न है कि राज्य पद के आदर्शों और दरबारी रीति रिवाजों पर प्रकाश डालते हुए मुगल दरबार और प्रशासन की वर्तमान भारतीय शासन व्यवस्था से तुलना कीजिए। हाईलाइटिंग द आइडियल्स ऑफ कोर्ट्स customs of the Mughal court, compare it with the administration with the present Indian governance। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोनों। और चलिए उत्तर देखते हैं इसका। सबसे पहले तो मुगल राजत्व का जो सिद्धांत था उसको समझ लेते हैं। ये देखिए, मुगल राजत्व सिद्धांत को अबुल फजल ने सबसे ऊंचा स्थान दिया था। रानी अलानकुमा की कहानी से यह समझने का प्रयास किया गया कि किसी भी रानी के गर्भ में पल रही संतानें सीधे दैवीय प्रकाश का प्रभाव लेकर पैदा होती हैं। तीसरी बात कि दैवीय प्रकाश पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है और मुगल राजत्व के अंतर्गत संतानें ईश्वरीय प्रकाश को धारण करती हैं, जिसे फर-ए-इजादी कहा जाता है। और फर-ए-इजादी यानी कि ईश्वरीय प्रकाश का जो सिद्धांत था, सबसे पहले सूफी संत शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने प्रस्तुत किया था। और दैवीय राजत्व के अंतर्गत मुगल बादशाह पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आप ईश्वर का विरोध नहीं करते तो फिर आप
राजा का भी विरोध मत कीजिए। और इतिवृत्तों में, कहानियों में, चित्रों में इस तरह से राजा के चित्र को या उसकी छवि को दिखाया जाता था कि देखने वाले के मन मस्तिष्क पर उसका अस्थायी प्रभाव पड़े। 17वीं शताब्दी में एक नई प्रथा शुरू हुई जब बादशाहों को प्रभा मंडलों के संग चित्रित किया जाने लगा। जैसे आपने हिंदू देवी देवताओं के चित्रों के पीछे देखा होगा, एक प्रभा मंडल होता है, उसी तरह से। तो ये 8 पॉइंट हैं और इनमें से कोई 6 पॉइंट आपको लिखना है। दूसरा है इसी के जो अथवा में प्रश्न था, आप ऊपर देख सकते हैं, उसका उत्तर है कि मुगल साम्राज्य के शासक स्वयं को एक विशाल और विजातीय, विजातीय का मतलब होता है अलग अलग जाति के जनता पर शासन करने के लिए नियुक्त मानते थे। असलियत में राजनीतिक परिस्थितियां इस भव्य दृष्टि से सीमाबद्ध कर देती थीं, फिर भी ऐसी दृष्टि महत्वपूर्ण थी। मुगल बादशाहों द्वारा मुगलों और स्थानीय सरदारों के बीच राजनीतिक मैत्रियों के जरिए, राजनीतिक दोस्तियों के जरिए विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर मुगल साम्राज्य की रचना की गई। अकबर बादशाह ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने इसे अपने समय का विशालतम, सबसे सुदृढ़ और सबसे समृद्ध राज्य बनाया। और इस राज्य में ईरान के भी लोग थे, तुरान के लोग भी थे, उज़्बेक भी थे, और इन सब पर अकबर ने लगाम लगा करके रखा। मुगल साम्राज्य में क्रिया और सत्ता लगभग पूरी तरह से बादशाह में निहित थे, यानी कि वो सुप्रीम हुआ करता था। शेष राज्य को बादशाह के आदेशों का अनुपालन करना होता था, यानी कि बादशाह का जो भी आज्ञा होता था सबको उसका पालन करना होता था। और मुगल राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ इसके अधिकारियों का दल था, जिसे इतिहासकार अभिजात वर्ग भी कहते हैं। और अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न नृजातीय और धार्मिक समूहों के लोग होते थे। आज भारत में गणतंत्रीय शासन व्यवस्था है, देश का संविधान है और सभी नागरिकों को यहां समान दर्जा है। धर्म, जाति, रंग, लिंग, क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव यहां नहीं किया जाता। तो इस तरह से ये 9 पॉइंट हैं। 9वां पॉइंट जो है आज भारत के गणतंत्रीय व्यवस्था, ये वाला पॉइंट जरूर रखिएगा अपने उत्तर में। बाकी 8 में से कोई भी 2 पॉइंट छोड़ सकते हैं और 6 पॉइंट आप लिख सकते हैं। इस तरह से ये उत्तर आपका कंप्लीट होगा। तो आज हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको याद किया। इसको आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए, अपने रजिस्टर में लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको जरूर बोर्ड एग्जाम्स में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।